आज नेट क्लास का आज दूसरा दिन है या ये दूसरा क्लास है ना। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला देखेंगे यूटिलिटी, उसके बाद देखेंगे मार्शलियन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उसके बाद हिक्सियन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके बाद चेंज इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम चेंज होता है तो क्या होता है और इक्विलिब्रियम कैसे चेंज करता है। उसके बाद देखेंगे प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और साथ ही साथ इसके साथ देखेंगे एंजल कर्व, और दोनों का कंपैरिजन देखेंगे मार्शलियन एंड हिक्सियन डिमांड कर्व कि दोनों में क्या अंतर होता है, मार्शलियन डिमांड कर्व कैसा होता है और हिक्सियन डिमांड कर्व कैसा होता है। उसके बाद देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व कि इंडिफरेंस कर्व का रियल में क्या एप्लीकेशन है या नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम लोग रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। हाँ, तो पहला क्या था हम इस टॉपिक में क्या है कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर अपने आय को किस तरह से खर्च करता है या कैसे वस्तु का डिमांड करता है, किस तरह के वस्तुओं को डिमांड करता है और क्यों करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बात होता है कंज्यूमर का प्रेफरेंस और उसका एक्सपेंडिचर नेचर का, क्योंकि कोई भी अगर इकोनॉमी एग्जिस्ट करता है या किसी भी कंपनी अगर चलता है तो उसके डिमांड के कारण, और डिमांड जो होता है वो डिपेंड करता है कंज्यूमर पे, और कंज्यूमर पे डिपेंड करता है और कंज्यूमर के नेचर पे डिपेंड करता है, उसका इनकम लेवल पे डिपेंड करता है ना। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, तो इसमें हम लोग थ्योरेटिकली देखेंगे, है ना। प्रैक्टिकली का बात नहीं, जो थ्योरी दिया हुआ है जैसे मार्शल ने जो दिए हैं हिक्स और सैमुअल्सन का, बेसिकली तीन ही कंज्यूमर थ्योरी का, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी का हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं कंज्यूमर किसको कहते हैं। हु इज कंज्यूमर, हु इज कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर पता है एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट हमारे तीन होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या बिजनेस भी बोल सकते हैं, बिजनेसमैन, और गवर्नमेंट। ये तीनों के डिसीजन से हमारा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस करता है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती है। तो हम लोग सबसे पहला देखेंगे कंज्यूमर के बारे में, है ना। यहाँ पर बेसिकली हम लोग कंज्यूमर को ही बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर किसे कहते हैं कि जो जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज होता है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, यहाँ हम किसी के कंडीशन को नहीं बता रहे हैं कि मार्शल क्या बोला था, हिक्स क्या बोला था या सैमुसन क्या बोले थे। जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो गिवन प्राइस और इनकम में वो अपने अपना सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, कि द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन बाय हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, कि अगर उसके पास लिमिटेड इनकम या फिर जो भी इनकम है और जो उसका बाजार में गिवन प्राइस है, ठीक है, उस गिवन इनकम और प्राइस से कंज्यूमर अगर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का होगा वो होता है यूटिलिटी, क्योंकि किसी भी कंज्यूमर अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है तो उससे उसको क्या मिलता है, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग यूटिलिटी के बारे में जानेंगे कि ये यूटिलिटी क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक है, यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कॉमोडिटीज। ठीक है, या फिर यूटिलिटी मीन्स वांट्स satisfying power of commodity। ठीक है,
कि कमोडिटी होता है, और कमोडिटी में जो पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है उसी को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी या कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई पार्टिकुलर वांट्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, दूसरा कि यूटिलिटी जो होता है, यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, है ना, कि ये जरूरतों की तीव्रता या जो तीव्रता होती है, वांट्स की जो रिक्वायरमेंट की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, उस पर यूटिलिटी डिपेंड करता है। इंटेंसिटी कहने का मतलब होता है कि अगर कोई ज़्यादा प्यासा है तो उसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो पानी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है। लेकिन अगर जिसको प्यास नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा प्यास लगा हुआ है, तो उसको उससे कम यूटिलिटी मिलता है। कहने का मतलब जिसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है तो हमारा यूटिलिटी भी ज़्यादा मिलती है। तो अगर इंटेंसिटी हाई होती है तो यूटिलिटी भी हमारा हाई होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, तो इसका यूटिलिटी का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। ये क्या होता है? साइकोलॉजिकल फेनोमेनन होता है। ठीक है, और ये इंट्रोस्पेक्टिव होता है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है कि अगर हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई है कि नहीं है, ये हमारी दिमागी खेल है। कहने का मतलब अगर कोई शराब पिया हुआ है, उसको कुछ भी खिला दिया जाए तो उसको ना अच्छा लगेगा ना बुरा। ठीक है, क्योंकि वो सेंसलेस रहता है उस समय। इसलिए यूटिलिटी हमारा क्या है? एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना। हम मानते हैं या मेंटली हम सेटिस्फाई होते हैं कि इससे हमको अच्छा मिल रहा है या खराब मिल रहा है, या फिर अच्छा है या बुरा है, हमारा पसंद का चीज़ है या नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है? साइकोलॉजिकल फेनोमेनन होता है। दूसरा जो है वो यूटिलिटी जो है सब्जेक्टिव मैटर है। सब्जेक्टिव मैटर कहने का मतलब एक ही वस्तु से अलग अलग लोगों को अलग अलग यूटिलिटी मिलती है। जैसे कि अगर हम कलर ले लेते हैं, रेड कलर है तो रेड कलर किसी को पसंद है, एक को ज़्यादा पसंद है। ठीक है, उसके बाद दूसरा को उससे कम पसंद है, उससे कम पसंद, या कोई पूरा पूरी डिसलाइक करता है। तो कहने का मतलब रेड तो रेड ही है ना। लेकिन जो तीन कंज्यूमर यहाँ पर हैं, तीनों कंज्यूमर को रेड से अलग अलग यूटिलिटी मिल रहा है। एक को पहला को ज़्यादा मिल रहा है, उससे उसको कम मिल रहा है। और इससे कोई मतलब ही नहीं होता है कि रेड कलर उसको पसंद ही नहीं रहे, वो रहे या ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब है एक ही कमोडिटी से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, तीसरा जो है, ये यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी टाइम एंड प्लेस के साथ चेंज करता है। ठीक है, टाइम करने को तो अगर हम उलेन का लें, स्वेटर का ठंडा में यूटिलिटी बढ़ जाता है लेकिन गर्मी में घट जाती है। उसी तरह से जो ठंड प्रदेश में लोग रहते हैं वहाँ पर उलेन का ज़्यादा यूटिलिटी होती है, और जो हॉट प्लेस में रहते हैं उनका यूटिलिटी जो होता है उस कपड़े से कम मिलती है। दूसरी चीज़, समय के साथ साथ कॉमोडिटी का से मिलने वाली यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन भी हमारा चेंज होता है कि पहले लोग धोती साड़ी ज़्यादा पहनते थे, अब कम पहनते हैं। तो समय के साथ भी चेंज होता है, टाइम एंड प्लेस के साथ भी हमारा यूटिलिटी चेंज होता है। सेम कॉमोडिटी का अभी कुछ और यूटिलिटी मिल रहा है तो आने वाले समय में उससे कम मिलेगा। प्लेस के साथ कि जिस चीज़ का दिल्ली में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसको अदर कंट्री में नहीं है, इंडिया में ज़्यादा है तो अदर कंट्री में ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉमोडिटी वही रहता है। ठीक है, तो यूटिलिटी जो होता है टाइम एंड प्लेस के साथ चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यूटिलिटी नॉट चेंज बाय मोरल ड्यूटीज, या हाँ मोरल ड्यूटीज या प्रिंसिपल। ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी को
जिस चीज़ से वो ज़्यादा लगाव है या उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, अगर उसको हम समझाएंगे बाबू ये तुम्हारे लिए खराब है या अच्छा है, तो वो नहीं मानेगा। जैसे कि अगर किसी को फुचका खाने का मन ज़्यादा है ना, या उसको पसंद करता है, तो अगर उसको बोले कि नहीं फुचका खाने से ये होगा वो होगा, तो वो खाएगा ही खाएगा। ठीक है। तो हमारा यूटिलिटी जिस भी कमोडिटी से मिलता है, उसको अगर हम मोरली उसको डेमोरलाइज करें या फिर उसको मना करें, तो उससे उसका यूटिलिटी कम नहीं होता है। तो यहाँ पर मोरल प्रिंसिपल या मोरल ड्यूटीज यहाँ पर काम नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में हम लोग यूटिलिटी का मतलब एक्चुअल यूटिलिटी नहीं होता है। यूटिलिटी इज नॉट एक्चुअल बट एक्सपेक्टेड। हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स में एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की बात करते हैं कि अगर हम मीठा खाना, स्वीट खाना ज़्यादा पसंद है, तो स्वीट को हम देख रहे हैं तो हमको सेटिस्फाई मिल रहा है, उसको हम ले लिए, है ना। तो ले लिए तो हमारा ये बोलता है कि सेटिस्फाई हो गए। अब उसको खाने के बाद उसमें क्या निकलता है नहीं निकलता है, ये उसका बात नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पर खाने के बाद क्या यूटिलिटी मिलेगा, इस चीज को ये एनालिसिस नहीं करता है, बल्कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को यहाँ बात करता है। तो यूटिलिटी का संबंध हमारे यहाँ किससे है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी से। ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी को हम माप सकते हैं या नहीं। मेजरेबल। ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर हम हिग्स का अगर बात करते हैं, सॉरी मार्शल का, तो मार्शल बोलते हैं कि यूटिलिटी इज मेजरेबल। ठीक है। यूटिलिटी इज मेजरेबल। ठीक है। अब मेजरेबल है किस टर्म में होता है जी, इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है। कि हम यूटिलिटी को माप सकते हैं किसके टर्म में, मनी के टर्म में। कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का 10 रुपया अगर दे रहा है, तो इसका मतलब उससे उसको 10 रुपये के बराबर यूटिलिटी मिल रही है ना। और इसका मेजरमेंट स्केल को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट स्केल ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल। इसको क्या बोलते हैं, यूटिल। ठीक है। इसको मेजरमेंट स्केल क्या है इसका, यूटिल है। ठीक है। लेकिन हिग्स इसको क्या बोलते हैं कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी को हम नहीं माप सकते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फेनोमेनन होता है और ये इंट्रोस्पेक्टिव होता है। ऐसे इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव कहने का मतलब होता है कि हर किसी का यूटिलिटी को एग्जामिन करने का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग चॉइस होता है। जिसको जो पसंद है उससे ज़्यादा मिलेगा, जिससे उसको पसंद नहीं है उससे कम मिलता है। ठीक है। तो जो मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का, वो यूटिलिटी एनालिसिस के आधार पर करते हैं, है ना, जिसको हम लोग ऑर्डिनल बोलते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच। और जो हिग्स कहते हैं कि हम उसको माप नहीं सकते हैं, बल्कि हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि रेड है, वाइट है। तो इसमें देखिए, रेड तो रेड है, वाइट तो वाइट है, तो इसको हम सिर्फ प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमको ज़्यादा पसंद रेड है और दूसरा पसंद उसके बाद हमारा वाइट है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि वाइट रेड से कमजोर है ना। सिर्फ हर व्यक्ति का अलग हो सकता है, किसी का वाइट पसंद है तो रेड कम पसंद है। ठीक है। तो हिग्स कहते हैं कि हम यूटिलिटी को माप नहीं सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग रैंक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ यूटिलिटी। टाइप ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। तो बेसिकली इसको तीन तरह से मापते हैं। पहला मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा एवरेज यूटिलिटी, और तीसरा टोटल यूटिलिटी, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं कि एडिशनल कंजम्पशन के बाद जो टोटल यूटिलिटी में हमारा चेंजिंग होता है ना। चेंज इन टोटल यूटिलिटी
ड्यू टू चेंज इन एडिशनल consumption, additional consumption of goods या यूनिट्स। ठीक है, इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को मैथमेटिकल भी हम लोग इसको करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि mu इक्वल टू TUN-1, या फिर इसको हम लोग अगर डेरिवेटिव फॉर्म में करते हैं तो क्या करते हैं, डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, है ना, कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, एडिशनल क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी जितना होता है उसको हम अगर क्वांटिटी जितना टोटल क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा एवरेज यूटिलिटी होता है। और टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, TU इक्वल टू समेशन ऑफ MUI। ठीक है, कि सारे जितने भी एडिशनल यूटिलिटी मिले उससे अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे हमको टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। ठीक है, या फिर टोटल कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो हमारा यूटिलिटी होता है उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों के बीच कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो ये टोटल यूटिलिटी हो गया और ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। तो पहला रिलेशन क्या होता है कि इनिशियली दोनों जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बिगनिंग जो होता है, बिगनिंग शुरुआत में, ठीक है, बिगनिंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी, मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारा पॉजिटिव होता है और टोटल यूटिलिटी भी हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं, एडिशनल कंजम्पशन हम करते जाते हैं, तो टोटल यूटिलिटी हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। और ये क्या होता है कि MU जो है वो 0 होता है और फिर वो नेगेटिव हो जाता है ना। तो कि पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन स्टिल पॉजिटिव होगा और उसके बाद वो एक्सिस को टच करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा और एक्सिस के बाहर नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कि टोटल यूटिलिटी नेगेटिव एक्सिस के ऊपर ही रहता है, लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा नेगेटिव एक्सिस को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, और जहां पर MU एक्स 0 होता है ना, वहां पर हमारा TU जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जहां पर यहाँ देखिए इस पॉइंट पे हमारा MUX जो है वो 0 है और यहाँ पर TU जो है वो हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, तो जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है वहां पर फुल सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, तृप्ति बिंदु हम लोग इसको कहते हैं, है ना, कि वहां पर हमारा कंज्यूमर जो है वो पूरी सेटिस्फाई हो जाता है।
ठीक है। तीसरा जो है, जब टीयू टोटल यूटिलिटी हमारा जब डिक्लाइन करता है ना, डिक्लाइन करता है तो हमारा एमयू जो है वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हमारा मार्जिनल जो है वो हमारा नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये था, यहाँ पर हम लोग यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा जान लिए, है ना। तो आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मार्शल के अनुसार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। ठीक है, मार्शलियन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्शलियन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला इनका अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, और इन्होंने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एनालिसिस किया है ना, विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो इन्होंने यूटिलिटी के आधार पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पर प्राप्त करता है ना। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कि गिवन प्राइस और इनकम में वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पर प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस थ्योरी के लिए कुछ एजम्पशन लिए हैं, है ना। तो एजम्पशन क्या है, पहला तो है कंज्यूमर शुड बी रेशनल, रैशनैलिटी का एजम्पशन लेते हैं ना कि कंज्यूमर हमारा रेशनल होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, कि उसको पता है कि कहाँ पे खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है और कैसे खर्चा करना है। यहाँ पर हम लोग मैड या पागल लोगों की बात यहाँ पर नहीं करते हैं, क्रेजी लोगों का बात नहीं करते हैं, रेशनली जो विवेक बुद्धि का उपयोग करते हैं कि हमको कौन सी वस्तु को कंज्यूम करना है, नहीं करना है, कहाँ पे पैसा खर्च करना है और उससे हमको कितना यूटिलिटी मिलेगा। तो मार्केट कंडीशन को भी पता है और उस वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी को भी बारे में वो जानता है। ठीक है, दूसरा जो है एडेप्टिव एजम्पशन, जो है दूसरा एजम्पशन एडेप्टिव इन यूटिलिटी। कहने का मतलब है कि यूटिलिटी अगर फंक्शन ऑफ x1 x2 है तो टोटल यूटिलिटी जो होगा वो क्या होगा, दोनों से जो यूटिलिटी मिलेगा उसको जोड़ होता है। x2, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है कि x1 का यूटिलिटी x2 का यूटिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों का जो यूटिलिटी होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो है कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ऑफ मनी। ठीक है, मार्शल मानते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है वो कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है कि जिस 100 रुपया से भी जितना मिल रहा है उतना ही 1000 से भी मिलेगा, उतना ही 1 लाख से भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इनका एजम्पशन है कि यूटिलिटी जो है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है एजम्पशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, है ना। इनका जो मेन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एजम्पशन है जिसको हम लोग एक्सोम कहते हैं वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। ठीक है, कि अगर किसी भी कमोडिटी को अगर हम लगातार कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता
हमारा क्या होना चाहिए, क्या होगा, घटने लगेगी, है ना। तो यहाँ पर घटेगी तब जब इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कमोडिटी जो है वो होमोजेनस होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना चाहिए, तब वही वो डिमिनिश करेगा, वो घटेगा मार्जिनलिटी। अदरवाइज अगर एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा दे तो उस तरह से हमारा यूटिलिटी घटेगा नहीं, बल्कि हो सकता है कि बढ़ जाता है। जैसे कि प्यासा कोई व्यक्ति है और उसको एक बूंद पानी दे फिर आधा गिलास दे, ठीक है, तो इस तरह से उसका मतलब कि यूटिलिटी डिक्रीज नहीं करेगा बल्कि और इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये इनका बेसिक लॉ जो कंज्यूमर बिहेवियर या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेनेशन जो कर रहे हैं उसका एक कोर एजम्पशन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सोसाइटी, लॉ ऑफ सोसाइटी ना। दूसरा बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तीसरा बोलते हैं गॉसेट का फर्स्ट लॉ, गॉसेन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो इसको हम लोग इतना नाम से जानते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का, है ना। अब मार्शल के अनुसार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। पहला सिंगल कमोडिटी के टर्म में, सिंगल कमोडिटी कि यदि कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उस केस में उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा। और दूसरा अगर वो मल्टीपल मोर देन वन कमोडिटी अगर कंज्यूम करता है तो मोर देन वन कमोडिटी, ठीक है। तो पहला जब सिंगल कमोडिटी यूज करता है कंज्यूम करता है तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जब मोर देन वन कमोडिटी यूज करते हैं तो यहाँ पर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन काम करता है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और सिंगल कमोडिटी के टर्म में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर mu x इक्वल टू पी एक्स होता है, कि लोग प्राइस उतना ही देते हैं जितना कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी होता है, मिलता है, ठीक है। तो ये सिंगल कमोडिटी के केस में है कि जब कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है तो वो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू पी एक्स होता है ना। अगर मान के चलते हैं कि अगर mu x जो है वो ग्रेटर देन पी एक्स हो जाएगा तो इसका मतलब कि उसको ज़्यादा वेलफेयर मिल रहा है या फिर उसको कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा मिल रहा है, कि प्राइस कम दे रहा है और उससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। तो इस केस में गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स लगाती है। और यही दूसरा चीज़ अगर mu x इज लेस देन ग्रेटर देन पी एक्स है, कि प्राइस अगर ज़्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रहा है, तो इसमें आप सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। वहीं अगर मोर देन वन कमोडिटी के सेंस में अगर देखें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वन टू रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ कमोडिटी टू। जैसे mu1/P1 इक्वल टू mu2/P2, इसी तरह डॉट डॉट जाएगा mu(n/Pn इक्वल टू लेमडा। यहाँ लेमडा सारे को यहाँ पर क्या करता है, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर करता है ना। तो अगर मान के चलते हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, mu(x/Py), अरे सॉरी px इक्वल टू mu(y/Py) इक्वल टू लेमडा, या फिर लेमडा यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्शल के अनुसार, है ना। नेक्स्ट जो है देखेंगे दूसरा
है ना, कि इन्हीं का क्रिटिकल या फिर एक्सटेंशन बोल सकते हैं, वो क्या है, हिक्सियन अप्रोच, या इसको हम लोग दूसरा टर्म में हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो ये सबसे पहला इन्होंने मार्शल का जो कॉन्सेप्ट है उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होता है और मनी का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं होता है ना। और कोई भी कंज्यूमर जो है वो सिंगल कमोडिटी का यूज नहीं करता है बल्कि बंडल ऑफ गुड्स का उपयोग करता है, बंडल ऑफ गुड्स का। ठीक है, और इन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को भी नकारा है, बोला है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लागू नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लागू नहीं होता है, बल्कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जिसको इस तरह से करके दिखाया जाता है ना, आईसी कर्व कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि अगर दो कमोडिटी है एक्स और वाई, तो अगर हम एक्स का यूनिट बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग में एडिशनल यूनिट के लिए ज़्यादा वाई को सेक्रीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे एडिशनल यूनिट के लिए वाई को कम से कम सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने भी अपना जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो दो टेक्निक को कंबाइन करके एनालिसिस किए हैं, है ना। पहला को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, पहला टेक्निक यूज करते हैं इंडिफरेंस कर्व और दूसरा टेक्निक को यूज करते हैं बजट लाइन, बजट लाइन। ठीक है, तो इसके पहले देख लेते हैं कि हिग्स के अनुसार क्या क्या एजम्पशन लिए गए हैं। तो इनका एजम्पशन जो है, पहला है रैशनैलिटी जो एज इट इज है, दूसरा यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, ऑर्डिनल यूटिलिटी, हम यूटिलिटी को माप नहीं सकते हैं बल्कि उसको हम रैंक कर सकते हैं। तीसरा जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। एंड ट्रांजिटिविटी, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, कंसिस्टेंसी डायरेक्ट कहता है कि अगर ए हमारा सुपीरियर है बी से तो बी कभी भी सुपीरियर ए से नहीं हो सकता है ना। लेकिन यही चीज अगर ट्रांजिटिविटी में प्रूव करना होता है तो ये एक सर्कुलर को फॉलो करता है कि ए इज ग्रेटर देन बी तो बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन सी, है ना। जबकि यहाँ पर हम ट्रांजिटिविटी, अगर ये ट्रांजिटिविटी है तो इसके बाद यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी लगा सकते हैं कि अगर ए इज ग्रेटर देन सी है तो सी नेवर ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी डायरेक्ट दो ऑर्डर को कंबाइन कंपेयर कर देता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बी सी ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनका कि जो कॉम्बिनेशन होता है इंडिफरेंस कर्व का वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है, कंप्लीटनेस। ठीक है, कि अगर कोई भी कंज्यूमर अगर इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन को अगर चूज करता है तो वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है ना। ऐसा नहीं कि ए में ज़्यादा और बी में कम। ठीक है, ऐसे भी इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को बताता है, जिस डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है और उस कॉम्बिनेशन पे सेम
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इसका एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है और तभी यहाँ पर हमारा सेम यूटिलिटी मिलता है। नेक्स्ट एजम्पशन जो है कि यूटिलिटी इज डिविजिबल, सॉरी गुड्स आर डिविजिबल, कि गुड्स प्योर डिविजिबल होता है। अगर डिविजन नहीं होगा, अगर उसको हम विभाज्य नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते हैं, है ना, जो इनका आगे चल के बहुत बड़ा ड्रॉबैक बनता है। और नेक्स्ट जो है कि इनका जो थ्योरी है ना, या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है वो वीक ऑर्डिनरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेस किस पर है? वीक ऑर्डिनरी, वीक ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग का कहने का मतलब हो गया कि कंज्यूमर यहाँ पर क्या है? इंडिफरेंस है, इसको समझ में उदासीन है कि वो ए को चुने कि बी को चुने कि सी को चुने, सभी में क्या है? बराबर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसी के चलते इसको वीक ऑर्डरिंग कहा जाता है कि कंज्यूमर यहाँ पर इंडिफरेंस हो जाता है और वो ए को अगर ए को रिजेक्ट कर देता है और फिर बी को सेलेक्ट करता है, तो फिर वापस बी को रिजेक्ट करके ए को सेलेक्ट कर सकता है ना। इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ए को चुन लिया तो बी ए नहीं चुनेगा, बल्कि यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन है, सारे कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लें कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, वो हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों को कंबाइंड यूज करते हैं, मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इसमें हम लोग अलग अलग देख लेते हैं थोड़ा सा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और बजट लाइन क्या होता है, उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि दो कमोडिटी को डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है जिस पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। और हिक्स के अनुसार इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है ना। और इसका स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? MRS x/y, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं -dy/dx। ठीक है, या फिर हम लोग -dy/dx। ठीक है, इनका स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? मार्जिन कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, या फिर -dy/dx। ठीक है, स्लोप ऑफ IC into MRS x/y या -dy/dx। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक को पहले देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ IC का। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ IC कर्व। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि IC कर्व, जो IC कर्व का टेक्निक है, ये फर्स्ट ओरिजिनेट जो करते हैं, ओरिजिनेटर जो है वो है एजवर्थ। ठीक है, उसके बाद फिशर है ना, फिर जॉनसन है, तो इन लोग का बहुत, पिगू है, पैरेटो है, तो इन लोग का कम योगदान है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ओरिजिनेटर होता है वो एजवर्थ है, उसके बाद सलस्की, है ना, और फाइनली जो इसको एक्सप्लेन करते हैं वो करते हैं हिक्स एंड एलन। ठीक है, तो हिक्स और एलन को इंडिफरेंस अप्रोच बोलते हैं, है ना। और इंडिफरेंस कर्व का जो ओरिजिनेटिंग है, डेवलप जो है इंडिफरेंस कर्व को डेवलप किए, वो क्या किए, कौन किए? एजवर्थ। ठीक है,
तो अब देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला आईसी कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। दूसरा कि ये हॉरिजेंटल नहीं हो सकता है और ना ही ये वर्टिकल हो सकता है, ठीक है, हिग्स के अनुसार। और ना ही ये कॉनकेव हो सकता है और ना ही ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना। इसका अलग अलग मीनिंग होगा जो आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि IC1 जो है वो IC2 जो है IC1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कि एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को ना तो टच करेगा और ना ही उसको इंटरसेक्ट करेगा। अगर ऐसा करेगा तो दोनों इंडिफरेंस कर्व में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि यदि अगर इसको इंटरसेक्ट या टच भी करता है तो ABC, तो अगर बी पॉइंट पे क्या हो जाता है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दोनों के लिए हो जाता है। तो जैसा कि डिफिनेशन है कि अगर एक इंडिफरेंस कर्व पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो अगर बी पॉइंट पे दोनों अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये बी पॉइंट पे ये सी और डी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। तो दो कर्व या टच या इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब कि दोनों में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसलिए इंडिफरेंस कर्व ना तो टच कर सकता है और ना ही उसको इंटरसेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो इंडिफरेंस कर्व एक्सिस को भी नहीं टच करेगा, है ना। इंडिफरेंस कर्व जो है ना तो वाई एक्सिस को टच करेगा और ना ही एक्स एक्सिस को, ठीक है। इसका रीजन ये है कि हिग्स के अनुसार कि कोई भी गुड्स को हम जीरो कंजम्पशन नहीं करते हैं, बल्कि हम कुछ ना मिनिमम कंजम्पशन हम करते हैं, ठीक है। और जहां पर ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है इंडिफरेंस कर्व, जैसे कि ये यहाँ पर ये इसके पैरेलल हो गया और ये यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पैरेलल हो गया, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स का जीरो हो जाएगा और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड्स का जीरो हो जाता है ना। तो अगर हम स्लोप अगर देखते हैं तो स्लोप हमारा क्या होता है, MRS एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग MUX बटा MUY भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलते पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो A पॉइंट पे हमारा MRS क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि MUX कितना है, 0 और MUY, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। लेकिन वही चीज हमारा पॉइंट B में क्या हो जाएगा, MRS एक्स फॉर वाई इक्वल टू MUX बटा 0। तो इस केस में हमारा MRS एक्स फॉर वाई जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा MRS जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा मैथमेटिकली, ठीक है। और कुछ नॉन नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व होते हैं जो हिग्स तो उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन उसका एक मीनिंग होता है, जैसे कि नॉन नॉर्मल IC कर्व, ठीक है। तो इसका क्या है कि अगर इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर होता है ना, तो ये दिखाता है हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स को, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स कि x और y और x दोनों क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं। अगर इंडिफरेंस कर्व एल शेप होता है, एल शेप, या इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को दिखाता है कि नो सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
गुड्स मीन्स नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और अगर ये बैकवर्ड बाइंडिंग अगर इंडिफरेंस कर्व होता है तो इसका भी एक मीनिंग होता है, यूज होता है ना। और ये जितना भी बैकवर्ड जाएगा उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं रिटर्न एंड रिस्क में होगा, है ना। तो रिस्क एंड रिटर्न के बीच हमारा इंडिफरेंस को बताता है कि अगर हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा रिस्क होगा, ज़्यादा करेंगे तो कम होगा। या फिर इन्वेस्टर जो है वो क्या चाहता है, इन्वेस्टर जो है वो क्या चाहता है कि मिनिमम रिस्क हो, रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न मिले। ठीक है। तो इस चीज को कॉम्बिनेशन को यहाँ पर ये इंडिफरेंस कर्व बताता है। नेक्स्ट जो एबनॉर्मल इंडिफरेंस कर्व होता है वो होता है हॉरिजेंटल, है ना। तो हॉरिजेंटल जब होता है तो इस केस में क्या होता है कि एक गुड्स न्यूट्रल हो जाता है ना। यहाँ पर y क्या है, y इसके लिए इंपॉर्टेंस रख रहा है लेकिन x गुड्स का नो इंपॉर्टेंस, मतलब कि ये न्यूट्रल हो जाता है कि कंज्यूमर इसको कंज्यूम करे या ना करे उसके यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और y जो हो जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जब इस तरह का केस अराइज होता है तो ये हमारा आईसी कर्व जो है वो कैसा हो जाता है, हॉरिजेंटल। ठीक है। तो एक्चुअल नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इंडिफरेंस कर्व का वो होता है कि इंडिफरेंस कर्व इज अ बेंगल शेप, इज ए बेंगल शेप। ठीक है। बेंगल शेप होता है, हाँ। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम हिग्स सिर्फ इस एंगल को लेके चलते हैं, है ना। ये केस वन को, ये 1 2 3 4 है। यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर देखिए जब बेंगल शेप है तो यहाँ पर भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम केस वन को देखें तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा कि अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हायर सेटिस्फेक्शन की ओर जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक को हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और दूसरा को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इस एरिया में क्या हो जाता है कि सेम सेटिस्फेक्शन के लिए हमको एक्स को बढ़ाना पड़ता है, जो इसका ऑप्टिमम एरिया से ये बाहर हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसके जबकि y जो है वो स्टिल उसके अंदर में होता है ऑप्टिमम एरिया के, है ना। तो यहाँ पर ये इस एरिया में जो आता है तो ये हमारा ऑप्टिमम एरिया कहलाता है ना, जिसमें y और x दोनों गुड्स होता है, अच्छा वस्तु होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर x इधर बाहर आ जाता है तो x बैड हो जाता है और y गुड्स जो है वो गुड हो जाता है। तो कोई भी कंज्यूमर जो है वो बैड और गुड्स का कॉम्बिनेशन को नहीं चुनेगा, तो ये अपना वापस इसी ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। यहाँ पर दोनों गुड्स जो है एक्स और वाई दोनों अपना ऑप्टिमम एरिया से बाहर हो जाता है, तो ये दोनों बैड गुड्स हो जाता है। तो कंज्यूमर इधर की ओर कभी प्रीफरेंस नहीं करेगा, ये वापस फिर इस पॉइंट की ओर जाएगा। और इस केस में क्या होता है कि वाई बैड हो जाता है और एक्स गुड हो जाता है ना। क्योंकि एक्स स्टिल ये ऑप्टिमम एरिया के अंदर रहता है जबकि y इस ऑप्टिमम एरिया से बाहर हो जाता है। तो अंत में जब ये सारा एनालिसिस करने के बाद कि अगर कंज्यूमर यहाँ पर करता है तो इसको इस जगह पे करता है तो कम क्वांटिटी x और y का जरूरत पड़ता है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी सेम सेटिस्फेक्शन के लिए y का भी ज़्यादा और x का भी ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी कंज्यूमर यहाँ पर क्या करेगा, ए को प्रीफर करेगा कि बी को। तो श्योर सी बात है कि बी को करेगा, क्यों, हम दें सेम सेटिस्फेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कमोडिटी को कंज्यूम क्यों कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि कंज्यूमर प्रीफर मोर टू लेस, है ना।
जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ नॉन सेसेशन। ठीक है, तो अब इस केस में आ रहे हैं कि कंज्यूमर यहाँ जब बैंगल शेप होता है तो कंज्यूमर किसकी ओर जाना चाह रहा है, इस पॉइंट की ओर। तो इसी पॉइंट को जो मोस्ट प्रिफरेंस जोन होता है ना, अब ये पॉइंट क्या होता है, कंज्यूमर का मोस्ट प्रिफरेंस जोन होता है, मोस्ट प्रिफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ब्लिस। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कर्व का कैरेक्टरिस्टिक था, एनालिसिस था। तो इक्विलिब्रियम के लिए इंडिफरेंस कर्व और हमारा बजट लाइन, तो बजट लाइन को भी थोड़ा देख लेते हैं। बजट लाइन, ठीक है, तो बजट लाइन बेसिकली क्या होता है कि एक्सपेंडिचर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अगर आपके पास एम मनी है तो एम मनी को आप बहुत सारे गुड्स पे खर्च कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट। ठीक है, P1 X P2 X2 प्लस PN XN, है ना, या फिर इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं M इक्वल टू समेशन ऑफ XI PI I टेंस टू 1 to N। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताता है, एक्सपेंडिचर को बताता है ना। तो बजट लाइन क्या बताता है कि गिवन इनकम से डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना है। अगर मान के चलते हैं एक्स एंड वाई गुड्स है तो टोटल एम मनी है, तो इसको एक्स जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, ये बता रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एक्स और ये बता रहा है एक्सपेंडिचर ऑन वाई। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा बजट है या इनकम, तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा। तो अगर हम पूरे पैसा को एक्स पे खर्चा करते हैं, है ना, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, 0। एम इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स, या एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाय पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे जो बजट ड्रॉ होगा, बजट लाइन ड्रॉ होगा, वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर एम बटा पी एक्स होगा। जैसे कि मान के चलते 100 रुपया है कंज्यूमर के पास और उसको दो गुड्स एक्स और वाई खरीदना है, एक्स और वाई, और एक्स का 10 रुपया दाम है और वाई का 20 रुपया दाम है। तो अगर पूरा पूरी पैसा एक्स पे खर्च करेगा तो कितना क्वांटिटी खरीदेगा, 10/10 इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया, एम बटा पी एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पी एक्स नहीं पी वाई होगा। और उसी तरह से अगर पूरा पूरी पैसा अगर वाई वस्तु पे खर्च करेगा, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, एम बाय पी एक्स। ठीक है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा बजट लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन ड्रॉ कैसे होता है कि पहले हम लोग देखते हैं कि पूरा पूरी इनकम कंज्यूमर का एक गुड्स वाई पे कितना खर्चा करने पर कितना क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं, और वही पूरा पूरी इनकम को अगर हम एक्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं या खर्च करते हैं तो हम एक्स का कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी। और ये दोनों कॉम्बिनेशन को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा कहलाता है बजट लाइन। और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होता है वो होता है माइनस पी एक्स बटा पी वाई। ठीक है, तो ये हमारा दोनों टेक्निक हमको समझ में आ गया जो हिक्स ने यूज किया है, पहला बजट लाइन और दूसरा इंडिफरेंस कर्व। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दोनों टेक्निक के आधार पे हिक्स ने किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डेराइव किया है। इक्विलिब्रियम, तो इसके लिए दो कंडीशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का दो कंडीशन है। दूसरा क्या है कि एमआरएस एक्स फॉर वाई इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई होना चाहिए। इसका मतलब कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन को उसको मिनिमम पॉइंट पे टच करना चाहिए।
ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि आईसी कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, टू द ओरिजिन, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे है, ई पॉइंट पे, यहाँ y x a b IC 1, ठीक है। इसका दो कंडीशन होता है कि जब हमारा यूटिलिटी गिवन हो, है ना, और बजट लाइन, अगर दूसरा में बजट लाइन गिवन हो, तो उसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, मेन यही हम लोग करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो गया यहाँ पर कि दोनों जब टच कर गया, इसका मतलब दोनों का स्लोप जो है वो बराबर हो गया, है ना। तो इसका मतलब MRS x फॉर y इक्वल टू px बाई py, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं mu x बाई mu y इक्वल टू px बाई py। और जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, वहां पर क्या होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और मिनिमम एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर जो है हमेशा ड्यूअल प्रॉब्लम को फेस करता है। पहला मैक्सिमाइजेशन और दूसरा मिनिमाइजेशन, ठीक है। जो इंडिविजुअल एजम्पशन होता है इकोनॉमिक्स में, इसमें ड्यूअल प्रॉब्लम होता है कि यूटिलिटी को ये मैक्सिमम करना चाह रहा है और एक्सपेंडिचर को मिनिमम करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया हिक्सियन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।